मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जेएस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर हीरालाल अलावा। मनावर से विधायक हैं, आदिवासी मुद्दों पर विधानसभा में गरजते हैं और कुछ सवाल हैं आदिवासी मुद्दों से संबंधित, तो आज हम उनसे करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पिछले दिनों एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ST/SC आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सभी की जिज्ञासा है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा का स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट ST/SC के बीच जो क्रीमी लेयर को लेके आया है, इस जजमेंट से व्यक्तिगत तौर पे डॉक्टर हीरा अलावा और जेएस संगठन बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का मानना है, हमारा मानना है कि जो ST/SC के भीतर जो क्रीमी लेयर की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट के माध्यम से अपना व्यू रखा है, तो हम लोगों का ये मानना है कि जो ST और SC को जो आरक्षण मिला है, ये आरक्षण एक सामाजिक शोषण के आधार पर मिला है, एक सामाजिक उत्थान के लिए मिला है। और सामाजिक उत्थान की दृष्टि से आज़ाद भारत में आरक्षण आदिवासियों को मिले हुए, ये बात सत्य है कि 70 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन जो सामाजिक शोषण से मुक्ति की जो आरक्षण के माध्यम से संविधान बनाने वालों ने संवैधानिक व्यवस्था में जो बात कही गई थी, आज भी ST और SC के ऊपर शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, उनके विकास की बात करें, उनके संपन्नता की बात करें, तो अभी फ़िलहाल में ST और SC में अगर देखा जाए, खासकर ST वर्ग में देखा जाए, तो ST वर्ग का पहली जनरेशन आरक्षण का फ़ायदा ले चुकी है। और पहली जनरेशन के बाद ही अगर आरक्षण हटा दिया जाए तो वो तो वहीं रुक जाएगा। उनका उदाहरण के तौर पे किसी का पिताजी शिक्षक है और शिक्षक का आरक्षण नेक्स्ट जनरेशन के लिए सरकार रोकती है, तो उसका बेटे की स्थिति तो यथास्थिति वही है। तो जो सामाजिक आरक्षण की जो मूल धारणा थी कि सामाजिक न्याय मिले, मतलब ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के साथ अत्याचार हुए और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, तो इतनी जल्दी अगर ST और SC को वर्गीकरण किया जाएगा और ख़ासकर ST वर्ग का वर्गीकरण किया जाता है, तो ये समाज वहीं की वहीं रह जाएगा और जो शोषण मुक्ति सामाजिक न्याय की बात कही गई, वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। ट्राइबल सब प्लान के पैसों को लेकर भी मैंने आपके कई चिट्ठियां देखी हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो सब प्लान का पैसा आता है, क्या आदिवासियों पर वास्तविकता में खर्च हो रहा है, और खर्च हो रहा है तो फिर इतना पलायन क्यों है? देखिए, ट्राइबल सब प्लान आर्टिकल 275 का एक बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासी समुदाय के लोग जो जिस राज्य में भी रहते हैं, केंद्र सरकार की मंशा थी कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास किया जाए, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और उसी दृष्टि से रूल्स एंड रेगुलेशन बनना चाहिए था। लेकिन देखने में ये आया कि आदिवासी उप योजना का जो पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, आदिवासी इलाकों में भी आदिवासी गांवों के किन मोहल्लों में किन ग्रामों में प्रायोरिटी पे खर्च होना चाहिए, इन पैसों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से आज तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। और यही कारण है कि आज केंद्र सरकार के माध्यम से जो आदिवासी उप योजना का जो पैसा आ रहा है, आज कई ऐसे विभाग हैं, उन विभागों में भी ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जहाँ पर आदिवासियों का कोई लेना देना नहीं। आदिवासी समाज मुख्य तौर पे, आदिवासी समुदाय की आबादी जो है, अगर 80% आबादी जो है कृषि क्षेत्र, कृषि बहुल्य एरिया में रहती है और कृषक है आदिवासी। लेकिन उन कृषकों पे खर्च होने के बजाय कई ऐसे विभाग है जहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा है आदिवासी उप योजना का, जिससे आदिवासियों का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी उप योजना का पैसा इंदौर मेट्रो ट्रेन के लिए 2017-18 में 40 करोड़ रुपए दे दिए गए इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। आज आदिवासी उप योजना का पैसा पिछले दिनों सामान्य एरियो की आंगनवाड़ी भवन बनाने के लिए दिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि आदिवासी इलाकों में
आदिवासी शेड्यूल एरिया में आज भी आंगनवाड़ी भवन नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, खुले में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को मजबूर है। तो ये हम लोगों का कहना है कि आदिवासी उप योजना का पैसा क्यों न प्राथमिकता के तौर पे पहले आदिवासी इलाकों में, आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में खर्च होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश ने जिस तरह से आदिवासी उप योजना पे काम किया है, आज आंध्र प्रदेश देश में एक मॉडल के तौर पे आदिवासी उप योजना के पैसे खर्च करने पे जाना जाता है। वहाँ पे आदिवासी उप योजना को कैसे खर्च किया जाना चाहिए, कितने समय अंतराल के भीतर कम खर्च किया जाना चाहिए और किन किन कामों में प्राथमिकता में खर्च किया जाना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश ने आज से 10 साल पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आज दिनांक तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाई। यही कारण है कि आदिवासी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और करोड़ों आदिवासियों का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है इन पैसों का अन्य कार्यों में उपयोग करके। एक राजनीतिक सवाल, भारत आदिवासी पार्टी ये दावा करे कि वो सारे आदिवासी इलाकों में देश भर के चुनाव लड़ेगी, मध्य प्रदेश में भी उनका इरादा है, तो क्या आपके संगठन का और उनके साथ कोई गठबंधन होगा आने वाले चुनाव में, ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी ने जो आदिवासी विचारधारा के साथ जो काम किया है और चुनाव में उतरी है, लेकिन जयस संगठन के साथ उनका ऐसी राजनीतिक पार्टी को लेकर या राजनीति में उतरने को लेकर कोई भी ऐसी आज दिनांक तक कोई औपचारिक मीटिंग नहीं हुई है। और उनका जो एजेंडा है और उनकी जो विचारधारा है वो भी स्पष्ट रूप से आज तक हम मध्य प्रदेश के आदिवासियों को नहीं पता चली है कि वो चाहते क्या है आखिर। एक एजेंडा उनका जो सबसे बड़ा है भील प्रदेश है। जी निश्चित ही भील प्रदेश एक मांग रही है और मध्य प्रदेश में जब राज्यों का गठन हुआ था तो भील प्रदेश और गोंडवाना प्रदेश की मांग उठी थी, लेकिन वो मांग आज तक अधूरी है। भील प्रदेश के माध्यम से क्या आदिवासियों का कितना विकास होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आदिवासी बहुल्य इलाकों को लेकर, आदिवासी बहुल्य जिलों को लेकर अगर भील प्रदेश का गठन होता है तो आदिवासियों का कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है उसमें। तो डॉक्टर हीरालाल अलावा भील प्रदेश का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, भील प्रदेश का समर्थन मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि सरकारें कहीं बनी है आज़ादी के बाद, कहीं सरकारें आई कहीं गई है, लेकिन आदिवासी इलाकों को लेकर जो काम करना चाहिए था, जो विकास की योजनाएं, विकास का खाका तैयार करना चाहिए था, राजनीतिक पार्टियां आदिवासी इलाकों को राजनीतिक पार्टियों ने अनदेखा किया है। और अगर वास्तव में राजनीतिक पार्टियां, अगर देश और प्रदेश पे राज करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने आदिवासी इलाकों का अनदेखा किया तो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में एक ऐसे राज्य का गठन किया जाए आदिवासी इलाकों को मिला के, ताकि उन एरियो पे विशेष रूप से सरकार का फोकस हो, उन एरियो के लिए विशेष नीति बनाई जाए, उन एरियो को लेकर विशेष रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए, ताकि आदिवासी राज्य में शांति सुशासन के साथ साथ उस राज्य का विकास भी हो। पैसा एक्ट को लेकर सरकार काफ़ी दावे कर रही है कि 3 साल हो गए हैं और ज़मीन पर वो लागू है, आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। क्या आप ज़मीन पे भी जाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, पैसा की मूल भावना और मूल अवधारणा थी कि गाँवों का विकास, गाँवों को स्वायत्तता देना, गाँवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ एक मजबूत सामाजिक ढांचा तैयार करना। लेकिन ये दुख का विषय है कि केंद्र ने 1996 में पैसा कानून बनाया, उसके 25 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 नवंबर 2023 में नियम बनाए, और नियम बनाने के बाद भी आज भी उन नियमों का अनुपालन की बात करें तो ग्राम स्तर पे ग्राम समितियों की जो बात कही गई है, समितियां सिर्फ नाम मात्र की बनी हुई है। आज भी ग्राम पंचायत स्तर पे अगर 1 ट्राली या 2 ट्राली रेत लाना है ग्राम पंचायत को तो माइनिंग विभाग से अनुमति लेना पड़ेगा। गाँवों को कोई, इसका मतलब यही है कि गाँव को, ग्राम पंचायतों को और ग्रामवासियों को स्वायत्तता की बात कहीं ना कहीं एक दिखावा है और धोखा है पैसा कानून के माध्यम से। दूसरी, पैसा कानून की एक महत्वपूर्ण समिति की बात कही गई है कि झगड़ा निवारण समिति, और इस समिति का मुख्य रूप से काम ये था कि गाँवों में जो भी आपसी विवाद होते, चाहे दारू के मामले में हो, ज़मीन संबंधी विवाद हो,
चाहे और भी अन्य कारणों के आपसी विवाद हो, तो इन विवादों को ग्राम पंचायत स्तर पर समिति के माध्यम से निपटारा करना था और पुलिस थानों तक उनको पहुंचने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज झगड़ा निवारण समिति, विवाद निवारण समिति बनने के बावजूद आज दिनांक तक संबंधित थानों और संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि क्या किसी झगड़े के विवाद के लिए पहले ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से, पेशा समिति के माध्यम से कोई चर्चा, मीटिंग, बैठक हुई या नहीं हुई, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। और यही कारण है कि छोटे मोटे विवादों में भी सीधे पुलिस जाकर ग्रामवासियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। और आप ये कह रहे हैं कागजों पर लागू है? कहना यही सही है कि सिर्फ सरकार के वादों में लागू है, कागजों में लागू है, लेकिन ज़मीनी धरातल पे पैसा लागू है और पैसा की जो परिकल्पना थी कहीं ना कहीं दूर दूर तक साकार होती हुई नज़र नहीं आ रही। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के करीब 25 लाख आदिवासी गुजरात में काम करते हैं। वहाँ उनको कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, उनके साथ क्राइम होता है, उनकी मेहनत की राशि नहीं मिलती। ऐसे में उनकी मदद के लिए कोई नहीं होता है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश सरकार वहाँ प्रवासी मजदूर सहायता भवन बनाए, जैसा दिल्ली में MP भवन है, मुंबई में है। क्या ऐसी मांग का आप समर्थन करेंगे, और करेंगे तो फिर आगे आपकी क्या योजना है? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं CB लाइव को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछले 4-5 सालों में आदिवासी एरिया की, आदिवासियों से संबंधित हो, चाहे आदिवासी इलाकों में रहने वाले अन्य जातियों से, अन्य जाति वर्ग के समुदायों से संबंधित हो, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से उन मुद्दों को उठाया है। और आपने जो पलायन को लेकर एक गंभीर सवाल किया है, निश्चित ही पलायन आदिवासी इलाकों की बहुत बड़ी समस्या है और ख़ासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश जो गुजरात से सटा हुआ इलाका है, इस इलाके में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आदिवासी पलायन करके गुजरात जा रहे हैं। और कहीं उन आदिवासियों के साथ में जो मानसिक शोषण के साथ साथ शारीरिक शोषण भी होता है, अन्य प्रकार के शोषण भी हो रहे हैं। और उनकी चिंता और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनकी सुनने वाला कोई भी कोई सरकार हो या कोई सेंटर नहीं है। प्रवासी मजदूर भवन हो, आपने बात कही कि प्रवासी मजदूर भवन होना चाहिए। निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार, पहले तो हमारी मोहन यादव सरकार इस बात को स्वीकार करे कि मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के 25 लाख आदिवासी पलायन करके गुजरात में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। और 25 लाख आदिवासी की संख्या एक बड़ी संख्या है। मोहन यादव सरकार अगर वास्तव में आदिवासियों के प्रति संवेदनशील है, आदिवासियों के प्रति शुभचिंतक है, तो उसे प्रवासी मजदूर भवन गुजरात के अहमदाबाद में या और भी सेंटर हो जहाँ पे आदिवासी आसानी से अपनी समस्याएं रख सके, एक होना चाहिए। और मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर भी इस मांग को ज़रूर उठाऊंगा ताकि मध्य प्रदेश से पलायन होकर गुजरात में जाने वाले आदिवासियों को न्याय मिले। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से मैंने भी महसूस किया है, कई दुर्घटनाएं हुई है, कोई दीवार के नीचे दब के मर गए हैं, किसी की हत्या कर दी गई है। तो वहाँ गुजरात में मध्य प्रदेश से पलायन करके गए आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को भी गुजरात सरकार के साथ बात करके, ऐसी पहल करके एक मध्य प्रदेश प्रवासी मजदूर भवन होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पर आसानी से यहाँ के अशिक्षित गरीब मजदूर हैं जाके अपना बात रखे, अपनी समस्या सुनाए और उनकी मदद करने वाला एक टीम हो। तो ये थे डॉक्टर हीरालाल अलावा। विस्तार से इंटरव्यू में उन्होंने आदिवासी मुद्दों पर बात की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पैसा एक्ट को कागजी बताया और साथ में भील प्रदेश का समर्थन किया। इस इंटरव्यू को आप देखिए, शेयर कीजिए और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।